हेलो बच्चों, कैसे सही बच्चा हो? सही बच्चे बहुत मस्त होंगे। आइए बच्चों, आज हम एक एग्जेम्पशन करते हैं। और नॉट जस्ट एग्जेम्पशन, बेसिकली ये आरसीएम के अंदर भी पॉइंट आ जाता है। दैट इज रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी। और ये बड़े ही, मतलब अगर मैं बोलूँ मॉड्यूल में बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा हुआ है, तो उसको पूरा ड्रिल डाउन कर देंगे बच्चे डिटेल्ड लेवल पे। ठीक है, तो हमने क्या देखना है? एग्जेम्पशन, और साथ ही साथ में आरसीएम वाली कहानी भी पूरी देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम सोचते हैं सर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो बच्चे, मैं आपको पहले जनरली बोलता हूँ। जैसे सपोज करो, जो गवर्नमेंट होती है ना, वो प्रॉपर्टी, जैसे हम मार्केट जाते हैं, तो वो ना कुछ उनको ना कमर्शियल ड्वेलिंग बोला जाता है। तो वर्ड क्या है? कमर्शियल ड्वेलिंग। कि यहाँ पे भाई दुकानें खुलेंगी, ऐसे ना, जैसे कि इस जगह पे मॉल खुलेगा, यहाँ पे हॉस्पिटल, तो गवर्नमेंट का ही तो होता है। ठीक है। इसी तरीके से कुछ एरियाज को, जैसे जिस कॉलोनी में आप रहते हैं, उसको क्या बोला जाता है? रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। पर ईमानदारी से बताना, जहां आप रह रहे हो वहां पे रेजिडेंशियल पर्पस भी हो रहा है और कुछ दुकानें भी खुली हुई हैं। तो है तो वो, गवर्नमेंट ने तो उसको कैसे पास करा था? रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। पर सर वहां पे यूज रेजिडेंशियल पर्पस भी है और कमर्शियल पर्पस भी है। सिमिलरली कमर्शियल ड्वेलिंग, जैसे मार्केट जाते हैं, जैसे कालका जी मार्केट है, तो वो कमर्शियल लेन होती है। वहां पे कमर्शियल शॉप्स तो है सर, लेकिन कई लोग रह भी रहे होते हैं सर। यानी कि ऐसा नहीं होता कि रेजिडेंशियल ड्वेलिंग पे रहेंगे और कमर्शियल बिजनेस। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग में रेजिडेंशियल पर्पस भी हो सकता है, कमर्शियल भी हो सकता है। ऐसी कमर्शियल ड्वेलिंग पे रेजिडेंशियल हो सकता है और कमर्शियल भी हो सकता है। अब एग्जेम्पशन जो छिपी हुई है वो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग में रेजिडेंशियल पर्पस की छिपी है। एग्जेम्पशन यहां है। ठीक है बच्चे। सर इधर नहीं है, वो देखेंगे एक बार। ठीक है, पर आप ये समझिए कि एक प्रॉपर्टी अगर रेजिडेंशियल डवेलिंग है तो किसी पर्पस के लिए यूज हो रही है, और अगर एक कमर्शियल है तो वो भी किसी पर्पस के लिए यूज हो रही है। अब हम आते हैं अपने सबसे, ऐसे मैं 3 केसेस बनाऊंगा। ठीक है। वैसे तो आपको यहाँ पे 4 दिख रहे होंगे, A B C D। पर मैं केस कैसे बनाऊंगा? एक केस ये वाला बनेगा, दूसरा ये बनेगा, और तीसरा इसी का कॉमन बन जाएगा। ठीक है बच्चे। आइए, अब हम केस नंबर ए देखते हैं, जिसमें एक सप्लायर है और वो किराए पे दे रहा है रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। बहुत अच्छी बात है, किराए पे देना चाहिए, रेजिडेंशियल है, घर किराए पे दे दो। किसको दे रहे हैं? रेसिपिएंट को। और पर्पस लिखा हुआ है बच्चे, दैट इज रेजिडेंशियल पर्पस। प्लीज अपना फोकस रखिएगा, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, रेजिडेंशियल पर्पस। ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले बहुत सिंपल वाला। अगर सप्लायर भी अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट भी अनरजिस्टर्ड है, तो मजे लो ना भाई, क्या टेंशन वाली बात है। ठीक है जी। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, तो सरकार ने क्या बोला है? सोच के देखते हैं एक बार, ठीक है। सप्लायर जो है वो रजिस्टर्ड है, और ये भाई अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, अनरजिस्टर्ड है। अच्छा लगता है बेटे किराया चार्ज करें? आप बताइए, अच्छा लगता है आपको? मान लो मेरे पास एक, मैं रजिस्टर्ड इंसान हूँ, मेरे पास 20-30 प्रॉपर्टी है, मेरा तो धंधा है कि मैं किराए पे देता हूँ, जस्ट लाइक डीएलएफ। डीएलएफ के पास प्रॉपर्टीज हैं, किराए पे देता है, वो लोग रहते हैं। क्या आपको लग रहा है कि जीएसटी चार्ज करना चाहिए? आंसर इज नो। एक्सेप्शन बाद में देखेंगे, बट एक बार सोच के देखें, ठीक है। लेकिन भैया सरकार जाग जाएगी अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड निकला, यानी कि सप्लायर रजिस्टर्ड, रेसिपिएंट ओहो रजिस्टर्ड हो, रहते हो, कोई बात नहीं, आरसीएम। सप्लायर अनरजिस्टर्ड, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड, ओहो रजिस्टर्ड हो, पर घर में बिजनेस करने, घर आके रहने के लिए कोई बात नहीं, आरसीएम। ले दे के बात इतनी है, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, आरसीएम। अगर अनरजिस्टर्ड है, भूल जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, ये देखो, तुमने सामने देख लो। अगर वो रजिस्टर्ड है तो आरसीएम, और अगर अनरजिस्टर्ड है तो मजे लो ना भाई, कोई जीएसटी नहीं है। और अब मैं इसकी कुछ एग्जेम्पशन की बात करता हूँ। अगर तो रजिस्टर्ड है तो आरसीएम, अच्छा जी, हाँ बेटे हाँ। बस अगर ये घर किसने ले रखा है? एक प्रोपराइटर ने, यूजिंग फॉर हिज ओन रेजिडेंस,
एक प्रोप्राइटर है, बड़ा बिजनेसमैन है, रजिस्टर्ड बंदा है, पर रहता किराए पर है, तो उसको छोड़ दीजिए आप। ठीक है ना बच्चे? यानी कि पेपर में आ सकता है एक सर्विस प्रोवाइडर है, वो रजिस्टर्ड है, और जो रेसिपिएंट है वो भी रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड है, और वो एक प्रोप्राइटर है। ठीक है? और उसने रहने के लिए जगह ली है, या ये तो आपको पता ही है, हम रेजिडेंशियल पे ही हैं, ठीक है, रहने के लिए। तो क्या जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो। यानी कि प्रोप्राइटर पे सरकार ने थोड़ा सा छोड़ दिया। लेकिन अगर ये एक फर्म ने लिया होता और उसके पार्टनर रह रहे होते, तो भाई आरसीएम बेसिस पे लग जाता। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर। ठीक है? ये जो ऊपर वाली एक्सेप्शन आई है, इस पर आते हैं। अभी अभी मैंने आपसे बात करी थी, डीएलएफ है, लोगों को किराए पे देता है, अच्छा नहीं लगता, हाँ बेटे। लेकिन अब आप देखिए, आप सब स्टूडेंट, आप रिलेट करेंगे। आप में से कई बच्चे जो वीडियो देख रहे हो पीजी में रहते होंगे। ठीक है? तो सर, पीजी वाले अंकल रजिस्टर्ड है, हम सारे अनरजिस्टर्ड हैं, तो एग्जेम्प्ट हो गया, हाँ बेटे। लेकिन सर, पीजी वाले तो सरकार को लगा ये तो कमर्शियल एंगल है भाई। कमर्शियल एंगल का मतलब कि इधर कुछ देखते हैं, एक बार कुछ हो सके तो सरकार ने बोले जो स्टूडेंट्स को एकोमोडेशन देते हैं ना, ये लोग जो पीजी में, हॉस्टल में, इन पे जीएसटी लगा देंगे। लो जी लो। सर, हम जहाँ रह रहे हैं, चलो हम तो अनरजिस्टर्ड है, तो हमारे ऊपर तो नहीं लगेगा, आपके ऊपर तो नहीं लगेगा, पर फॉरवर्ड चार्ज में लग जाएगा। और सब बर्डन तो हमारे ऊपर ही आ जाएगा। हाँ बेटे, बट एक बार पूरी बात सुनो ना, तब लगेगा इफ, मतलब जीएसटी तब लगेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज मोर देन 20,000 पर मंथ पर टेनेंट। अरे सर, हम तो 10,000 वाले किराए पे रह रहे हैं, फिर क्या टेंशन वाली बात है? ये तब लगेगा अगर मोर देन 20,000, यानी कि एक बच्चा रह रहा है, मान लो मेरे पास ये कमरा है, मैंने उस बच्चे को पीजी में दे दिया और मैंने 25,000 रुपये ले लिए पर मंथ। और आगे सुनो, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज मोर देन 20,000, यानी कि 20,000 से ज्यादा, एंड टेनेंसी इज लेस देन 90 डेज। 90 डेज से कम है टेनेंसी, मतलब कि यहाँ पे एक बच्चा रह रहा है, मैंने उसे 60 दिन के लिए दिया, 2 महीने के लिए, और 2 महीने किराया क्या, 25,000, 25,000, लो जी लो, लग गया जी, जीएसटी लग जाएगा। अच्छा जी, अब आपको ये दोनों बातें ध्यान रखनी होंगी कि सर, स्टूडेंट्स वाले केस पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आ जाएगा कि स्टूडेंट को दिया 15,000 किराए पे, सीधा सीधा बता सकते हैं एग्जाम, स्टूडेंट को दिया 25,000, तो आप जाग सकते हो 25,000 पे तो टैक्स हो सकता है। फिर लिखा है 6 महीने के लिए, फिर तो बच गए। लेकिन अगर लिखा है 2 महीने के लिए, अरे यार, टैक्सेबल हो गया। आई होप आपको रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, रेजिडेंशियल पर्पस क्लियर हुआ होगा। ले दे के अगर मैं आपको कंक्लूजन दूं, रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड निकला ना, तो खा जाऊंगा बेटे, आरसीएम। बस बोलूंगा प्रोपराइटर तू जा ऐश कर। दूसरा, एक पॉइंट और, रेसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड है, जाओ सारे के सारे ऐश करो, लेकिन स्टूडेंट से अगर 20,000 से ऊपर पर मंथ ले लिया पर स्टूडेंट, और अगर 90 दिन के अंदर अंदर का है, तो आपको फॉरवर्ड चार्ज पे टैक्स देना पड़ेगा। आई होप आप सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं रेजिडेंशियल ड्वेलिंग पे यूं, लेकिन क्या पर्पस होगा, कमर्शियल। ओहो, यानी कि सोचिए, सप्लायर है और उसके पास एक घर है, दुकान भी खुल सकती है, रह भी सकते हैं, हमारे केस में भी क्या होगा, दुकान खुलेगी, और ये है रेसिपिएंट। अगर तो दोनों के दोनों अनरजिस्टर्ड है, तो मजे करो ना भाई। ठीक है? और अगर दोनों के दोनों रजिस्टर्ड है, अब देखने वाली बात है कि सरकार क्या कहती है। सरकार कहती है बात ऐसी है, रेसिपिएंट होवे रजिस्टर्ड, टेंशन ना रे, आरसीएम। रेजिडेंशियल पे एक ही इंटेंशन है सरकार की, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड, आरसीएम। रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड छोड़ दो रे, प्रोवाइडेड दोनों अनरजिस्टर्ड हो, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड और ये रजिस्टर्ड, फॉरवर्ड चार्ज। सिंपल सा टेबल। आई होप आपको समझ आया होगा।
मैं इसको कंक्लूडिंग पॉइंट कैसे बोल सकता हूं, आप खुद ही दिमाग बन गया होगा आपका। अनरजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड मजे करो, रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड ओहो, रेसिपिएंट आरसीएम, सप्लायर अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड, यानी कि अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो आरसीएम, रेसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड है तो सप्लायर को देखूंगा, ओए तू रजिस्टर्ड है क्या, हाँ तो ठीक है फॉरवर्ड चार्ज, ओए तू अनरजिस्टर्ड है तो फिर जा तू भी मजे कर। ठीक है बच्चे, आई होप आपको रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का एक सरकार का मैसेज मिला होगा। रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो आरसीएम, और अगर सप्लायर हो गया तो फॉरवर्ड चार्ज कर देंगे। क्लियर है बच्चे? लास्ट पॉइंट बच्चे, और देखिए आप, आपका एकदम क्लैरिटी से कैसे हो गया। अब की बार सप्लायर के पास है दुकान, एकदम बढ़िया कालका जी में बढ़िया दुकान है, या मॉल में है एकदम, कालका जी मान लेते हैं। और बहुत सारे ग्राहक आ रहे हैं, रेसिपिएंट आ रहे हैं, हमें दे दो हमें दे दो। मैं पूछ रहा हूँ क्या करोगे, क्या रहने के लिए भी, अच्छा रहने के लिए भी। और कोई आ रहा है, अरे मॉल, अरे हम एटीएम खोल लेंगे इधर, मिनी सू, मैकडॉनल्ड्स खुल जाएगा। तो कमर्शियल ड्वेलिंग और दोनों भाई, दोनों ग्राहक आ रहे। अब सबसे पहले तो देखेंगे अनरजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, तो मजे ही है ना बेटे, ये तो सब आपको पता ही लग चुका है। अब एक बार देखते हैं, अगर दोनों रजिस्टर्ड है, अब सरकार ऐसे नहीं कर रही बेटे कमर्शियल पे, ठीक है, कि पकड़ो रेसिपिएंट को पकड़ो रेसिपिएंट को, नहीं। अगर दोनों रजिस्टर्ड है तो फॉरवर्ड चार्ज, प्लीज मैंने यहाँ पे मार्क भी करा हुआ था कि आपको याद हो, फॉरवर्ड चार्ज। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है फिर पकड़ लो इसको। और अगर रेसिपिएंट, सॉरी सप्लायर रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, तो फॉरवर्ड चार्ज में पकड़ लो। कहने का मतलब है कि जीएसटी तो लगेगा। देखने की बात ये होगी कि सप्लायर देगा या रेसिपिएंट देगा। कमर्शियल की बात कर रहा हूँ, अगर तो सप्लायर रजिस्टर्ड है फॉरवर्ड चार्ज चल बेटा। और अगर दोनों रजिस्टर्ड है तो भी सप्लायर चलो, तुमने देना है। लेकिन अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, चलो जी रेसिपिएंट जी आरसीएम बेस। आई होप आपको रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी क्लियर हुआ होगा। ये टेबल अगर आप रिवाइज कर जाएंगे, इससे ज़्यादा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा।